बताना। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका topperpsycho.com पर स्वागत करता हूं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब एकेडमी पर भी आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनटीपीसी के लिए, वो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और आज मैं आपके सामने एक सीरीज लेकर के आया हूं जो मैं पेड कोर्स में पढ़ा चुका हूं। उसी के कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उसका नाम है वेब सीरीज। तो मैं आपके सामने वेव पढ़ाने जा रहा हूं, यानी तरंग पढ़ाने जा रहा हूं। तरंग के बारे में हम और आप जानेंगे आज। आपको मालूम है, अगर आपको लाइट का चैप्टर पढ़ना है, अगर आपको साउंड का चैप्टर पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले वेव समझना होगा। तभी जाकर के आप लाइट और साउंड को आप समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, वॉइस सही नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है, देखिए। हाँ, विक्रम शर्मा कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। बेटा मुझे लगता है वॉइस सही आ रही है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मुझे लगता है वॉइस बिल्कुल भी सही आ रही है। चलिए, तो मैं इसमें पढ़ाया है, केवल 499 का है। और इस सर नमस्कार, वॉइस इज नॉट क्लियर। चेक करिए जरा सा, थोड़ा मैं वेट कर लेता हूं 2 मिनट के लिए। साउंड प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मैं चेक करा रहा हूं, उसके बाद मैं वेट कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, आवाज आ रही है, परेशान मत हो, थोड़ा वेट कर लो, बस हो गया। दीपक तोमर आ गए हैं। मार्मू साउंड प्रॉब्लम है। हाँ चलिए, मुझे लगता है अब आवाज आ गई है। और अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज जरा सा यहाँ कमेंट करके बता दीजिए कि आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं। बताइए प्लीज। हाँ जी, अभी ठीक है। ओके सर, अब ठीक है। यस, नाउ वॉइस इज क्लियर। क्लियर है। सुमित भारद्वाज भी कह रहे हैं क्लियर है। बिल्कुल। तो बेटा जल्दी आप लोग आ जाइए, जो भी आप लोग अवेलेबल हैं आप लाइव आ जाइए। मैं अब आप लोगों को एनटीपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है वेव या तरंग। मैं इस टॉपिक को पेड कोर्स में पढ़ा चुका हूं। पेड कोर्स वर्ल्ड कप तक केवल 499 का होगा। और एनटीपीसी में आपको मालूम होना चाहिए, एनटीपीसी का एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को 1 महीने का मात्र समय है। इसीलिए आप 1 महीने में अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए, ताकि आप एग्जाम में सभी साइंस के क्वेश्चंस को आसानी से आप कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेव या तरंग पेड कोर्स लेने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर 1200 बच्चों ने पेड कोर्स खरीद लिया है और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके सामने तरंग का परिचय, तरंगों के प्रकार और तरंगों के लक्षण, आवर्त काल, तरंग धैर्य, आवर्त, तरंगों की गति, हमारे जीवन में तरंगों की उपयोगिता। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, टाइम पीरियड, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ वेव, यूजेज ऑफ वेव इन डेली लाइफ। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को इसके बारे में समझाने जा रहा हूं। शुरू करो। सचिन टीवी कह रहे हैं शुरू करो। यस, शुरू कर रहा हूं बालक, ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले मैं आपको यह पढ़ाने जा रहा हूं कि आखिरकार वेव होती क्या है। वेव आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो देखो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वेव या तरंग। देख लीजिए, यह है वेव। ये देखो, इसको हम अगर समझाते हैं तो इसको समझाने में मैं आपको क्या करूंगा, पहले उस चीज को समझो। बेटा देखो, किसी माध्यम में, माध्यम क्या है? वायु एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है,
लोहा एक माध्यम है। इस संसार में जितनी भी चीजें मौजूद हैं लगभग सब क्या हैं? माध्यम हैं। बिना माध्यम के कुछ नहीं होता। माध्यम नहीं होता किस जगह पर? तो माध्यम नहीं होता निर्वात में या वैक्यूम में। तो ध्यान रखिएगा, निर्वात में क्या नहीं होता? तो निर्वात में माध्यम नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार तरंगे क्या होती हैं। तो सुनो, आपके सामने दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो याद रखना, इस बिंदु से इस बिंदु तक एनर्जी ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ही हम लोग तरंग के नाम से जानते हैं। यानी ऊर्जा का स्थानांतरण ही तरंग होता है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज वेव। तो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विक्षेपों, यानी मान लो ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होने जा रही है। तो सुनो, इन दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफर करने में जो भी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, यानी जो भी कंपन उत्पन्न होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तरंग के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक सामान्य एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए बेटा, आप मेट्रो में सफर करते हैं। मेट्रो में अगर आपने सफर किया होगा तो मेट्रो में जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, तो मेट्रो में जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और मेट्रो सामने से आती है और मेट्रो जब आपके सामने से गुजर जाती है, तो आपने देखा होगा जैसे ही मेट्रो आपके सामने से गुजरती है आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट सा हो जाता है। तो याद रखना, मेट्रो तो चली गई लेकिन आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस पैदा कर गई, एनर्जी ट्रांसफर कर गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है वह मेट्रो के कारण हुई है। तो आपको पता होना चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर करने में, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने में जो भी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है उसी घटना को हम कहते हैं क्या? तरंग कहते हैं। तो बेटा अगर मैं बताता हूं तरंग क्या है, तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है। तरंग क्या है? तरंग डिस्टरबेंस है, यानी वेव इज क्या? डिस्टरबेंस। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए तरंग क्या है? तो तरंग एक डिस्टरबेंस है। ठीक है, बताओ तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तरंगे दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए बेटा, यांत्रिक तरंगें, यह तरंगें बिना माध्यम के नहीं चल सकती। जैसे मैं आपको कुछ समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारी बातें हमने आपको पेड कोर्स में पढ़ाया है। पेड कोर्स मात्र और मात्र 499 रुपए का है। मैं आपको बीच बीच में एनटीपीसी से रिलेटेड चीजें फ्री में भी पढ़ाऊंगा, एमसीक्यूज भी कराता हुआ चलूंगा। चलिए देखिए यहां पर बेटा, माध्यम यह तरंग बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको समझाता हूं। एक दो मित्र हैं और दोनों मित्र मेट्रो से उतरे दिल्ली में, मुखर्जी नगर जाने के लिए वो उतरे। तो उनमें से एक मित्र ने कहा ऑटो मिलेगा तो जाऊंगा, और दूसरे ने कहा ऑटो नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक मतलब हुआ कि जो पहला मित्र था वह ऑटो से ही जाएगा, और एक मित्र ऐसा है जो ऑटो के बिना भी चला जाएगा और ऑटो में बैठ के भी जा सकता है। तो बेटा अब उन दोनों मित्रों को दो तरंगे मान लीजिए आप। पहला मित्र बिना ऑटो के नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला मित्र बिना माध्यम के नहीं चल सकता। उसी प्रकार से पहली तरंग, यानी जिसको आप यांत्रिक तरंग कहते हैं,
वह बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन जो दूसरा मीडियम है, दूसरा मित्र है, दूसरा मित्र क्या कहता है? दूसरा मित्र कहता है मैं माध्यम के साथ भी चला जाऊंगा, माध्यम के बिना भी चला जाऊंगा। तो दूसरा मित्र को आप दूसरा तरंग मान लीजिए और उस दूसरी तरंग को मानिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बेटा याद रखना, यांत्रिक तरंगें बिना माध्यम के नहीं चल सकती, जैसे ध्वनि तरंग, जैसे साउंड वेव। साउंड वेव अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड कोर्स एंड फ्री बैच? पेड कोर्स में आपको लगभग 60 to 70 वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, एमसीक्यूज होगा, टेस्ट सीरीज भी होगी, 499 में बहुत कुछ होगा जो आपने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा, एनटीपीसी क्लियर करने का दावा होगा, सब कुछ होगा वहां पर आपको। ठीक है, यही है माई बेस्ट सर। शाह जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, सनी रंजन कुछ और कह रहे थे, डिलीट मार दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। सीजीएल के लिए है क्या सर? बिल्कुल शाह, शॉर्ट टिक बताओ सर। जो जिसने अपने जीवन में शॉर्ट टिक सीखी है वह शॉर्ट तरीके से ही आगे बढ़ता है। और याद रखना, कुछ भी जो जीवन में शॉर्ट होता है वह स्थायी नहीं होता। शॉर्ट चीजें कुछ समय के लिए होती हैं, लॉन्ग चीजें हमेशा के लिए होते हैं। तो आप शॉर्ट सीखते रहिए और जीवन में असफल होते रहिए, हम लॉन्ग समझाते रहेंगे और जीवन में सफल बनाते रहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो याद रखना, यांत्रिक तरंगों का माध्यम की आवश्यकता होगी और विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग बिना माध्यम के भी संचरण कर सकती है और माध्यम के साथ भी। मैं यहां दो वेव लूंगा, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। ध्वनि तरंग बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती। यदि हाँ, ये विक्रम शर्मा पूछ रहे हैं क्या आपका कोई वेबसाइट है? बिल्कुल बेटा विक्रम शर्मा, वेबसाइट है, आपको लिंक मिल जाएगा, अभी लिंक भेजा जाएगा तुरंत, आप उस लिंक पर क्लिक करके जाकर के पेड कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है। हेलो सर, जयदीप सर कह रहे हैं शाह जी क्लास कब स्टार्ट हुआ? बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखिए, तो ध्वनि तरंग, मान लो हम चंद्रमा पर गए हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम चंद्रमा पर गए हैं, बस शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, 1 आवर के लिए। बिल्कुल, तो आप 1 आवर के लिए मत जाइए, 1 आवर के लिए थोड़ी हम पढ़ाएंगे, हम जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो इधर, मान लीजिए हम चंद्रमा पर खड़े हैं, चंद्रमा पर एक बम फूटा, तो क्या वो पृथ्वी पर सुनाई देगा या चंद्रमा पर खड़े व्यक्तियों को सुनाई देगा? नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता, इसीलिए ध्वनि बम फूटने पर भी किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपको सुनना है तो उसके लिए आपको माध्यम चाहिए होगी, लेकिन लाइट वेव कौन सी वेव है? तो याद रखिएगा, लाइट वेव कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश तरंग कौन सी तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक प्रकार की कौन सी तरंग है? वह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि माध्यम होगा तो भी प्रकाश चलेगा और अगर माध्यम नहीं होगा तो भी प्रकाश चलेगा, लेकिन ध्वनि तभी चलेगी जब माध्यम होगी। तो इसका मतलब ध्वनि एक क्या है? मैकेनिकल वेव है, प्रकाश भी एक मैकेनिकल वेव है, लेकिन प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी हम कह सकते हैं। सर आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई लाइक योर टीचिंग। शाह जी, बिल्कुल बेटा, आप 499 रुपए खर्च करिए, पेड कोर्स लीजिए, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, इस बात की गारंटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला हिस्सा आपको समझ में आया होगा। 2 तरीके की वेव होती है, एक माध्यम के साथ चल सकती है, एक माध्यम के बिना भी चल सकती है। तो माध्यम के साथ जो चलेगी वो है साउंड, और जो बिना माध्यम के साथ चलेगी वो है क्या?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हम इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। हां देखिए, एग्जाम्पल, साउंड वेव, अर्थक्वेक वेव, यानी जिस मैकेनिकल वेव का उदाहरण देखिए, ध्वनि तरंगें, जिस समय भूकंप उत्पन्न होता है उस समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो भूकंप के समय यांत्रिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। याद रखिएगा, वाटर तरंगें, जैसे मान लो टाइड होता है ना, ऐसे ऐसे चलती है, तो वो वाली वेव होती है वाटर तरंग। मैकेनिकल वेव कैन प्रोपोगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ध्वनि तरंग ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। वेरी स्लो, कौन है ये वेरी स्लो? सनी रंजन। जाओ तुम फास्ट। 9 महीने से पहले बच्चा नहीं पैदा होता, 3 महीने में पैदा करके देखो, मर जाएगा बच्चा। देखो इधर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग, जल तरंग, यांत्रिक तरंग, ठोस, द्रव व तीनों में संचरण कर सकती है। ध्यान रखिएगा, यांत्रिक तरंग माध्यम की। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार जो साउंड वेव होती है या जो मैकेनिकल वेव होती है वो किस तरीके से प्रभावित करती है? तो मैकेनिकल वेव को कौन प्रभावित कर सकता है? इलास्टिसिटी प्रभावित कर सकती है, और माध्यम का जड़त्व, यानी इलास्टिसिटी और माध्यम। आपसे पूछा जाता है बताओ साउंड वेव कौन सी वेव है? तो याद रखना, साउंड वेव इज क्या? साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। वाटर वेव इज क्या? मैकेनिकल वेव। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखो इधर, मैकेनिकल वेव का पहला एग्जाम्पल आपके सामने है और उसका नाम है क्या? ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव। बेटा सबसे पहली तरंग जो यांत्रिक तरंग है उसका उदाहरण लीजिए अनुप्रस्थ तरंग। तो आइए मैं आपको अनुप्रस्थ तरंग समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से। देखो बेटा, यदि माध्यम के कण, देखना ध्यान से सुनना, यदि माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत गति करें, मान लो ये वेव है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये वेव है और यह पार्टिकल है, मान लो ये माध्यम है। इस माध्यम के कण अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और वर्टिकली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो याद रखना इस वेव को हम क्या कहते हैं? इस वेव को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव। और जानते हैं यहां पर, सॉरी सर हम लेट हो गए, नोटिफिकेशन लेट मिला, कोई बात नहीं बसंत यादव, आप इसको देखते रहिए बेटा ध्यान से। तो देखिएगा, जब ऊपर की ओर वेव जाती है तो ऊपर की ओर जाएगी तो क्रस्ट बनाएगी। क्रस्ट का मतलब होता है क्या? श्रृंग बनाएगी। लेकिन जब नीचे की ओर आएगी तो ट्रफ बनाएगी और हम इसको कहते हैं क्या? गर्त। ध्यान रखना। तो याद रखना बेटा, जब माध्यम के कण श्रृंग व गर्त के रूप में आगे की ओर गमन करते हैं, तो श्रृंग और गर्त के रूप में जब आगे की ओर गमन करते हैं तो उस तरंग का नाम होता है क्या? अनुप्रस्थ तरंग। समझ में आई बात? ध्यान रखना, इफ कंपोनेंट्स ऑफ मीडियम प्रोपोगेट वर्टिकली, ध्यान रखना, इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल फ्रॉम द क्रस्ट एंड ट्रफ। यानी यह किस रूप में चलती है? तो आप याद रखना, क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती है। ध्यान रखना। सर थोड़ा इंग्लिश यूज करें, हिंदी में प्रॉब्लम तो है। तो बेटा कोई बात नहीं, हम इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, पार्टिकल ऑफ मीडियम या मीडियम का जो पार्टिकल होता है वह वर्टिकली मूव करेगा तो क्रस्ट बनाएगा, और जब नीचे की ओर मूव करेगा तो ट्रफ बनाएगा। तो सुनिए, क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में जो वेव आगे मूव करती है उसे हम बोलते हैं क्या? अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। और बेटा ये देखो, ट्रांसवर्स वेव ओरिजिनेट इन सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी जो वेव ऐसे ऐसे चलती, ये ऐसे ऐसे,
उस वेव को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव। तो सुनो बेटा, पानी की जो सतह होती है ना, जब आप कोई पत्थर मारोगे तो पानी ऐसे ऐसे मूव करता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि पानी की सतह पर कौन सी वेव उत्पन्न होती है? तो पानी की सतह पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा, नाम है उसका क्या? ट्रांसवर्स वेव। थोड़ा एसी तेज कर दीजिए सर। तो देखिए, याद रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जाना जाता है। और हां, सॉलिड में भी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, पानी की सतह पर भी उत्पन्न होती है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और आपको यह पीडीएफ जीवन भर रखने की स्वतंत्रता होगी। यह पीडीएफ आपके बच्चों के भी काम आएगा, इस बात की गारंटी है। और आप अपने छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, सबको बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। सुनिए बेटा, भूकंप आता है तो 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें। तो सुनो, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? सिस्मिक वेव और जल तरंग। तो बेटा याद रखना, जिस समय भूकंप उत्पन्न होता है उस समय 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं, प्राइमरी प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी द्वितीयक तरंग, और लास्ट है लव तरंग, प्यार वाला तरंग। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे लव नाम के, तो उन्होंने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, इसीलिए लव तरंगे कहा जाता है। तो ये बताओ, भूकंप में जो यस तरंगे होती हैं, सेकेंडरी वेव, वह कौन सी वेव होती है? तो याद रखना, हम उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जो क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलती है, गर्त एवं श्रृंग के रूप में चलती है। तो याद रखना, अनुप्रस्थ तरंग ठोस में भी चलेगी और पानी की सतह पर भी चलेगी। और हां, भूकंप में जो एस तरंगे होती हैं वह एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। और जल तरंग भी कौन सी तरंग होती है? जो ऐसे ऐसे चलती है, उस तरंग को भी हम अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब आइए लॉन्गिट्यूडनल वेव में। सुनिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव बहुत आसान है। हमने आपको अनुप्रस्थ तरंग बताया, तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होगा? जब कभी भी माध्यम के कण होंगे तो वह कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे। लेकिन अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वेव होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल के, मीडियम के पार्टिकल भी होते हैं। और सुनो, जहां पर मीडियम के पार्टिकल, माध्यम के कण ज्यादा डेंसिटी में मौजूद होते हैं, वहां पर क्या उत्पन्न होता है? कंप्रेशन। और जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर स्थित होते हैं, कंपन करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, उस हिस्से को कहा जाता है रेयरफैक्शन। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ध्यान रखना। तो ये बताओ, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी आपको पता होना चाहिए, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य तरंग, वह तरंग की चलने की दिशा में ही मूव करती है। यानी जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल भी मूव करते हैं। और पार्टिकल अगर नजदीक मूव कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कंप्रेशन, और पार्टिकल अगर दूर दूर मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या? रेयरफैक्शन। सुमन कुमार लिख रहे हैं, सर अर्थक्वेक के टाइम में रेडॉन गैस हाँ बिल्कुल, रेडॉन तो एक्सीट होती है और कई प्रकार के केमिकल भी बाहर आते हैं भूकंप के समय। ये ज्योग्राफी वाले सर आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो बेटा याद रखना, अगर तरंग चलने की दिशा के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेव जाती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लेकिन तरंग चलने की दिशा के अगर पैरेलल उसके चलती है माध्यम के कण,
तो उसे हम कहते हैं क्या? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, हाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू बेटा मोहम्मद अफरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा और अभी एक ऐसी वेव आने वाली है जो ऐसे 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 करेगी, आपका दिमाग हिल जाएगा कि आखिरकार वो वेव है कौन सी वेव। ठीक है, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं, याद करनी। और हां, कल आपकी लाइव डाउट क्लास होगी 9 बजे। जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया है हम उनका लाइव क्लास लेंगे कल रात 9 बजे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए, आपको मैसेज भी पहुंचा दिया जाएगा और आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूं। तो सुनिए बेटा, भूकंप के समय उत्पन्न पी तरंगें कौन सी तरंग होती है? तो वह है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ध्वनि तरंग कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान रखिएगा। और जानते हैं, लेकिन भूकंप के समय जो एस तरंग होती है वह कौन सी वेव है? अनुप्रस्थ तरंग है। और जानते हैं बेटा, भूकंप और जल के सतह पर जो तरंग उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन साउंड कौन सी वेव है? तो साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझाते हैं आपको। देखिए, ये आ गई वेव, इसे हम कहते हैं क्या? साउंड वेव या सिस्मिक वेव। जिस समय बेटा भूकंप आता है उस समय यह वेव उत्पन्न होती है। तो मैं अब आपको कुछ समझाऊंगा इस वेव के माध्यम से। ध्यान से सुनिए, भूकंप कैसे किसी का नुकसान कर सकता है यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और यह सारा कंटेंट आपको पेड कोर्स में मिलेगा, 499 रुपए मात्र में मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना हाई लेवल कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ toppersiq.com पर मिलेगा, वो भी सुधीर त्रिपाठी के द्वारा पढ़ाया गया। मेरे विद्यार्थी जो आखिरकार सिलेक्टेड हैं वह मुझे आज भी आराम से बताते हैं कि सर मेरा हो गया। मैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बधाई देता हूं। 2016 में जो एनटीपीसी का वैकेंसी आया था उसमें कम से कम 100 बच्चों ने सिलेक्शन पाया था और मैं उनके लिए प्राउड फील करता हूं हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिस समय भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप आता है उस समय पीएसएलवी नाम की वेव, पीएसएल यानी पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें उत्पन्न होती हैं। पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें उत्पन्न होती हैं। और सुनिए, पी को हम बोलते हैं कौन सी तरंग? प्राइमरी तरंग। प्राइमरी मतलब होता है क्या? प्राथमिक तरंग। तो बेटा बताओ, अब एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो पी तरंग है यह कौन सी वेव है? भूकंप के समय जो पी तरंग होती है वह कौन सी वेव है? उत्तर बताइए, आपके उत्तर का मुझे इंतजार है। प्रिया पाटीदार कह रही है सुपर क्लास सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बताइए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, पी तरंगें कौन सी तरंग हैं? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? बताइए कौन सी वेव है? इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं मैं आपसे। संजू कुमारी लिख रही हैं सर सच्चाई में आप अच्छा पढ़ाते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद संजू, आपने तो पेड कोर्स ले लिया है, आप एंजॉय करिए और इन बच्चों को बताइए कि पेड कोर्स कैसा है। लिखिए आप, पी वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, हां बिल्कुल, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है बेटा। पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग हैं, एस वेव नहीं, पी वेव ट्रांसफर नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। बिल्कुल सचिन टीवी, लॉन्गिट्यूडनल वेव एकदम सही बता रहा है बालक, ध्यान रखिएगा। और हां, एस तरंगें कौन सी तरंग होती है? तो एस तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव भूकंप के समय। सर आप पढ़ाते अच्छा हो, प्रदीप कुमार लिख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बालक। ट्रांसफर शाह जी गलत बता रहे हो बेटा, अर्पित कुमार ने सही बताया है, प्रिया पाटीदार ने भी सही बताया है। हाँ, एस तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ, पी तरंगे तो लॉन्गिट्यूडनल है बेटा, ध्यान रखना लॉन्गिट्यूडनल होगा सर। सुमन कुमार ने बिल्कुल सही बताया है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। पी तरंग यहां लिखा हुआ है, फिर भी उन बच्चों को दिख नहीं रहा है। दो चार ऐसे हैं कि जो केवल कमेंट करने में ही लगे रहते हैं, एक तरफ कुछ और खुला रहता है, एक तरफ कुछ और खुला रहता है। यहां लिखा हुआ है साफ साफ कि पी तरंग कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। एस तरंगे कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। एल तरंगे कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और बेटा मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कौन सी वेव सबसे ज्यादा नुकसान करती है भूकंप आने पर? बताइए कौन सी वेव सबसे ज्यादा नुकसान करती है भूकंप आने पर? बताइए सबसे ज्यादा कौन सी वेव नुकसान करेगी भूकंप आने पर? बताइए। सबसे ज्यादा कौन सी वेव नुकसान करेगी भूकंप आने पर? उत्तर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए, और ये सारा कंटेंट आपको पेड कोर्स में मिलेगा, जो एनटीपीसी के लिए रामबाण नहीं ब्रह्मास्त्र है बालक। ये रामबाण तो कमजोर हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र है ये एनटीपीसी के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब मिलेगा आपको इसमें। हां बिल्कुल, आप बसंत यादव सही कह रहे हैं। पृथ्वी पर भूकंप के लिए सबसे खतरनाक वेव कौन सी होती है? एल तरंगे। मान लो बेटा आपका मकान यहां पर है, अब जब भूकंप आया तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये वाला उत्पन्न हुआ, ऐसे ऐसे पृथ्वी को हिला दिया गया, ऐसे ऐसे करके। ये देखो ऐसे ऐसे हिला दिया गया बिल्कुल। पी तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे पृथ्वी हिलेगी। फिर उसके बाद एस तरंगे उत्पन्न होंगी। और मालूम है बेटा, पृथ्वी की सतह पर ऐसे जैसे चद्दर नहीं झाड़ दिया जाता, वैसे ही जब उस पृथ्वी को ऐसे झाड़ दिया जाता है तो आपको मालूम है पूरा मकान, दुकान, बिल्डिंगें, पेड़ पौधे सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन सी वेव होती है? तो उसका नाम है क्या? एल तरंगे। ध्यान रखिएगा, एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं, पृथ्वी के धरातल पर पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, शिवम गुप्ता लिख रहे हैं एक्स रेज, इनका अलग ही रेज चल रहा है। एक्स रेज कहां से लाओगे यहां पर है? एक्स रेज लिख रहा है बालक। तो सुनो बेटा, भूकंप के समय कितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं? पी एस एल तरंगे। पी का मतलब प्राथमिक तरंगे, और एस का मतलब सेकेंडरी वेव, और एल का मतलब लव वेव के नाम से जाना जाता है। और जिस समय भूकंप आता है सबसे पहले पृथ्वी ऐसे ऐसे हिला दी जाती है, और उसके बाद एस तरंगे होती हैं और पृथ्वी की सतह पर ये तरंग, और इस तरीके से सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन होता है? एल तरंग होती है। ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए, अब हम आपको आवर्त काल समझाने जा रहे हैं। आवर्त काल क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? एल वेव, लव वेव, बिल्कुल। तो आइए अब हम आपको लव तरंगे समझाएंगे। लव तरंगे पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती हैं और भयानक तरीके से, हाँ, क्विक सॉल्यूशन चैनल आ गए हैं, ये नया कोई चैनल है, क्विक सॉल्यूशन चैनल। ये कह रहे हैं पी वेव। बेटा पी वेव से सबसे ज्यादा नुकसान नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान एल वेव के द्वारा होता है। एल इज मोस्ट डेंजरस। सर एनटीपीसी तक हो जाएगा? प्रदीप कुमार, ऑलरेडी 37 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है विथ पीडीएफ एंड एमसीक्यूज, और अगली जो 35 वीडियोस हैं वो भी आपको विद इन 10 डेज मिल जाएंगी। और एनटीपीसी का एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, तो आप तत्पर रहिए, तुरंत जाइए और तुरंत कोर्स को परचेस करिए, वरना ये बहुत जल्दी 1999 का होने वाला है, क्योंकि 70 वीडियो विथ एमसीक्यूज इतना आसानी से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रदीप जी। चलिए, अब आइए अगले पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? आवृत्ति क्या है? तो आइए इस आवृत्ति को समझाते हैं बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है बेटा। देखो, आवृत्ति का
मतलब होता है किसी भी चीज का बार बार आना, बार बार आना। ये देखो इस चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। इसका मतलब मान लो 2 सेकंड में कोई चीज 4 बार होती है और 2 सेकंड में कोई चीज 5 बार होती है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? 5। तो याद रखना बेटा, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो, देखो लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंस इन रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग पर यूनिट टाइम, यानी यहां टाइम भी होगा और रिपीटेशन भी होगा। यानी 1 सेकंड में कोई चीज 10 बार होती है और 1 सेकंड में कोई चीज 1000 बार होती है, तो जो चीज 1000 बार होगी उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट करते हैं या f से डिनोट करते हैं। और हां, याद रखना फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो इसको यह भी ध्यान रखिएगा, यह आपके सीजीएल और एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। इसको हम f से डिनोट करते हैं और n से भी डिनोट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखो अब आइए वेवलेंथ जानते हैं बेटा क्या होती, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य क्या होती। देखो इधर देखना, मान लो ये आपका वेव जा रहा है, ये देखो, ये सुनो, आपको पता होना चाहिए ये मान लो क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये मैं आपको अभी बताया हूं। मान लो बेटा ये श्रृंग है, तो सुनो, दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस इन बिटवीन टू क्रस्ट आर डिस्टेंस इन बिटवीन टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और याद रखना बेटा आपका आंसर क्या हुआ? व्हाट इज द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ इज क्या? डिस्टेंस इन बिटवीन टू ट्रफ एंड टू क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अंतिम पेज में आयाम लिखा था, वो नहीं समझाया सर। मैंने देखा नहीं बेटा, देखता हूं मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है मैं पहले पेज में देखता हूं। एक सेकंड रुको, आयाम कहां लिखा हुआ था? आयाम नहीं है, ये आवर्त काल है। ये देखो, एक बालक ने कहा कि सर आवर्त काल लिखा हुआ था, वो आपने नहीं समझाया। बिल्कुल मैं उसको नहीं समझा पाया, अब मैं यहां पे समझा देता हूं। देखो, तरंग संचरण में कोई बिंदु एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लेता है उसको आवर्त काल कहते हैं। देखो जैसे मान लो एक कंपन पूरा करने में, तो इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? एक कंपन पूरा करने में, इस टाइम पीरियड को हम आवर्त काल कहते हैं। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, तो हम इसको टी से डिनोट करते हैं। ये आपके सामने कोई सबसे ज्यादा ऊपर गई और सबसे ज्यादा नीचे आई, तो उस एक कंपन करने में जितना समय लगता है, एक वाइब्रेशन में जितना समय लगता है, उसे हम टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। और हम इस टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। सर नमस्ते, लोकेंद्र भारद्वाज। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, विक्रम वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है सर, अंतिम पेज में आयाम लिखा था, वो नहीं समझाया, कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया, अभी देख लीजिएगा। और हाँ, ये सारा कंटेंट आपको हमारे पेड कोर्स में प्राप्त हो जाएगा, जो मात्र और मात्र 499 रुपए का है। ठीक है, तो देखिए अब आपको वेवलेंथ भी पता चल गई, लैम्डा से डिनोट करते हैं, आपके सामने है, दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाया। चलिए अब आपसे मैं ये पूछता हूं, अगर आपको वेव की स्पीड निकालनी हो तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो देखो, अगर आपको वेव की स्पीड निकालनी है, तरंग की चाल, तो सुनो, तरंग की चाल बराबर होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। मतलब v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा।
तो आपको तरंग की चाल पता चल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी किसकी, वेव की। तो वेग की चाल, वेग मतलब तरंग की चाल का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल को हम तरंग की चाल के नाम से भी जानते हैं। इस फार्मूले को आप देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मोहम्मद मुशर्रफ अली, सर आपकी क्लास की बहुत याद आती है। बेटा हम पेड कोर्स पढ़ा रहे हैं, उसमें आप हमको कई बार देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी जब मन हो उस वीडियो को प्ले करिए और हमें देखिए और याद करिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बार बार याद करें, ताकि आप भी हम भी आपको बार बार याद करें। श्वेता मधेशिया आ चुके हैं, सर आप एकदम परफेक्ट पढ़ाते हैं। श्वेता तुमने तो ले लिया है कोर्स, मैंने देखा था, कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मान लीजिए हमें निकालना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यानी ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती है। तो बेटा इसका एक फार्मूला होता है, सुनो, v इज इक्वल टू टी अपॉन एम अंडर रूट। तो सुनो, मान लो एक तार है, इस तार में अपना एक मास होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो देखो बेटा द्रव्यमान होगा, और सुनो वेलोसिटी डिपेंड करती है टेंशन पर। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन, लेकिन वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, 1 अपॉन मास। तो बेटा याद रखना, अगर हम अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है v बराबर टेंशन अपॉन मास अंडर रूट। ध्यान रखिएगा, चलिए समझाते हैं इसको, आपको बताते हैं। सर आप मुखर्जी नगर में कहां पढ़ाते हैं, संजू कुमारी बोल रही हैं। अरे बेटा तुमको नहीं पता हम कहां पढ़ाते हैं। हाँ हमारा बैच शुरू होने वाला है, आप घबराइए मत, बता देंगे आपको, ठीक है। हाँ मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा आपको, पर्सनली मैसेज कर लेना, तुम्हारे पास नंबर है हमारा, बात कर लेंगे हम आपसे, ठीक है। चलिए तो बेटा एक बात याद रखना, मान लो ये एक तार है तो इसका मतलब इसमें मास होगा। इस संसार में जो भी चीज होती है उसमें मास होता है। इसमें इसको खींचिए तो टेंशन डेवलप होगा, और m तो है ही। तो बेटा याद रखना, जो चीज जितनी भारी होगी उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, और जो चीज जितनी ज्यादा टेंशन में होगी वह चीज उतनी ज्यादा तेजी से चलेगी। तो ध्यान रखना इस बात को। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मणिकांत यादव। हाँ बेटा बिल्कुल, थैंक यू, आपसे आपकी क्लास ले चुके हैं, बिल्कुल मोहम्मद मुशर्रफ जी, बिल्कुल बेटा एकदम सही बात। सुनिए, तो इसका फार्मूला ये हुआ, और अनुदैर्घ्य तरंग का फार्मूला v बराबर p अपॉन डी, प्राइमरी प्रेशर ऑफ गैस। तो बेटा देखो, तरंग की चाल तनाव यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा इसके दाब के समानुपाती होती है। मतलब अगर ये बढ़ेगा और दाब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आपका वेलोसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन डेंसिटी और मास के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा इस बात। सर कोर्स कैसे ले सकते हैं, कितने रुपए में। प्रदीप कुमार, कोर्स आप मात्र और मात्र 499 में ले सकते हैं। हम आपके पास तुरंत अभी एक लिंक भेजने जा रहे हैं। मैडम भेजिए जरा लिंक इनके पास, खट से प्रदीप कुमार जी के पास, और तुरंत परचेज करो, वरना ये 1999 रुपए का होने जा रहा है। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी वालों के ये नियम हैं जो एनी टाइम बढ़ा देते हैं। पहले ये 399 था, अब ये 499 हुआ, और वो कह रहे हैं सर अब डिमांड ज्यादा हो गई, 1200 से ज्यादा बच्चों ने खरीद लिया, इसीलिए अब आपका कोर्स हम 1999 में बेचेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगें जहां से भी गुजरती हैं अपने आसपास इलेक्ट्रिक पैदा कर देती हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो बेटा याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग माध्यम के साथ भी चल सकती है, माध्यम के बिना भी चल सकती है। प्रकाश तरंगें कैसी तरंग हैं,
तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। रेडियो तरंगें कैसी हैं? विद्युत चुम्बकीय। एक्स तरंगें कैसी हैं? विद्युत चुम्बकीय। और हाँ, गामा किरण जो होती है वो वेवलेंथ होती है उसकी सबसे ज्यादा, और गामा किरणें में भेदन क्षमता ज्यादा होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। एक्स किरण की भी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन अल्फा किरणों की भेदन क्षमता कम होती है, ध्यान रखिएगा। गामा किरणों का उपयोग हम करते हैं कैंसर के उपचार में, और गामा किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। आप जानते हैं हड्डियां अगर टूट जाती हैं तो हड्डियों को जोड़ने के लिए उसको देखना पड़ता है कि कहां पर टूटी है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरेस कराना पड़ता है। एक्सरे कौन सी वेव है? तो एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और हाँ, सूरज से जो किरणें हमें प्राप्त होती हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी किरणें कहते हैं। इसका उपयोग लेसिक लेजर, आंखों में जो लेसिक लेजर लगवाया जाता है उस लेजर में कौन से किरणों का उपयोग होता है? तो उस किरण का नाम है सर कोर्स कैसे लेना है? प्रदीप कुमार, आप इस वेबसाइट, इस लिंक पर जाइए और तुरंत परचेज करिए विद इन सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणों का उपयोग लैंप और जीवाणुओं के उपचार में किया जाता है। यह एग्जाम का क्वेश्चन है, आ चुका है। और बताओ कौन सी किरण को, कौन सी वेव को हम हीट वेव के नाम से भी जानते हैं? तो बेटा याद रखना, जो इंफ्रारेड होती है उसे हम हीट वेव के नाम से भी जानते हैं। और हां, रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरण होती है? जो रिमोट कंट्रोल टीवी वाला होता है, जो नियंत्रित करता है, तो याद रखना रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड्स होती हैं, और जो कैमरा रात में विजिबल होता है उसमें भी इंफ्रारेड्स होती हैं, जो सीसीटीवी कैमरा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म किरणों का उपयोग रडार में, मोबाइल फोन और वाईफाई में कौन सा, वाईफाई चलाने में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म किरणों का उपयोग किया जाता है। और रेडियो तरंगों का उपयोग हम रडार में करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू भी है, वेरी मच भी है। पीडीएफ के लिए आप यहां पे नंबरों में संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्स खरीदना है तो आप इन नंबरों पर आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके सामने सुविधा दी गई है, इसको जूम करके आप इसकी फोटो ले लीजिए ताकि आपको नंबर मिल जाए। तो बताइए, कोई आपको डाउट हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, इसके लिए भी आप कमेंट करिए, धन्यवाद दीजिए या तो धन्यवाद मत दीजिए, दोनों काम करिए। बताइए। व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रदीप जी व्हाट्सएप करिए। कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए। और हम इस पेड कोर्स में आपको 70 वीडियोस दे रहे हैं। संजीव डहिया, सर नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग क्या है? संजीव डहिया, मेरी नेक्स्ट क्लास कल फिर होगी और 8:30 बजे होगी, और मैं 8:30 बजे आऊंगा और आपको फिर से पढ़ाऊंगा कोई ना कोई टॉपिक लेकर। हो सकता है मैं कल आपको एमसीक्यूज कराऊं वेव से रिलेटेड, तो आपको वेव से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज करना है। राम राम सर, सर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद। वाईफाई इंफ्रारेड नहीं है? नहीं, वाईफाई में बेटा सूक्ष्म माइक्रोवेव्स होती हैं। पेमेंट कैसे करें? हेमंत कुमार, हेमंत कुमार बेटा तुम व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। हेमंत कुमार आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो बेटा, हम सब कुछ बता देना है। सर कोर्स में कितने वीडियो मिलेंगे? बेटा बसंत यादव, कोर्स में आपको वीडियो मिलेंगे 70 वीडियोस, और लगभग 40 के आसपास अपलोड हो चुके हैं। फिजिक्स के लगभग 15 वीडियो और लगभग 25 वीडियो आपके बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के वीडियोस बस बहुत जल्दी ही अपलोड होने जा रहे हैं। आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, लोन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 499 का, और डेबिट कार्ड से, फोन पे से, यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सर अगर जैसे कोरस हमने पर
ले लिया तो उसके बाद वीडियो हमारे पास कितने टाइम तक रहेगी? बेटा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास वीडियो रहेगी, और अगर आपका कोई एग्जाम नेक्स्ट आने वाला है और सबका समय समाप्त हो गया तो आप हमारे पास पर्सनल मैसेज करेंगे और हम आपके वीडियो के टाइम को बढ़वा देंगे। ठीक है? हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके पास रहेगा। सर हम आपका पेड कोर्स पे पढ़ते हैं, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मणिकांत यादव कह रहे हैं। धन्यवाद बेटा, थैंक यू। सर आपकी क्लास कभी खराब हुई है क्या? क्या लिखता है? सर यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड, सुजय कुमार कह रहे हैं। सर अजय बेनीवाल सर की क्लास नहीं हो रही है, उनके पैर में घातक तरीके से एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से वो अभी आराम पर हैं, इसी वजह से उनकी क्लास नहीं हो रही है। बैंक से ही तो पेमेंट करोगे यार, और कैसे करोगे पेमेंट? आप अपना डेबिट कार्ड लीजिए और उससे पेमेंट कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं कि कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे कैसे करना है। और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा, और इसके अलावा आप लोगों को एमसीक्यूज भी मिलेंगे, 70 वीडियोस मिलेंगे, इवन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा पाठ्यक्रम पढ़ाने के बाद, सिलेबस पढ़ाने के बाद। चलिए आज के लिए धन्यवाद।